हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। सो द फर्स्ट वन इज लेंडर्स फाइनेंशियल कंपनीज पावर इंडियाज इंक्लूसिव डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ। अभी आपने देखा कि काफी कंपनियों के अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग के Q3 के जो अर्निंग्स के नंबर्स आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं और उससे ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारी जो Q3 के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर हुई है। तो ये जो ग्रोथ है ये किसके बेसिस पे आकी जा रही है? तो अभी जितनी कंपनियों का डाटा आ गया है उस डेटा के हिसाब से जो लैंडिंग कंपनीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसके चलते ओवरऑल जो हमारी कंपनीज हैं, ओवरऑल जो हमारी इंडिया इंक्लूसिव की कंपनीज हैं, उनके अंदर डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। The initial trend in the Q3 results season reflects sustained year-on-year double-digit growth in the aggregate revenue as well as net profit. For a sample of 215 companies that have so far declared their October to December results, revenue grew by 11.2% and the net profit by 14.2%. So, पिछले अगर Q3 के फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में करें तो अगर इन 215 कंपनी जिन्होंने अभी तक अपने अर्निंग्स को डिस्क्लोज किया है तो उस हिसाब से 11.2% अर्निंग बढ़ी है और प्रॉफिट की बात करें तो 14.2% प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। इन द ईयर अगो रेवेन्यू एक्सपेंशन वाज 19%, प्रॉफिट स्टूड एट 6.5%। तो पिछले साल को देखा जाए तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा था बट प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, प्रॉफिट जस्ट 6.5% था। एंड द Q3 ग्रोथ फॉर दिस फिस्कल ईयर, बात करें जुलाई से सितंबर की, तो वो भी काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज अर्निंग। सो द रेवेन्यू वाज 12.1% एंड द प्रॉफिट वाज 24.5% इन द Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो ये दोनों क्वार्टर के अंदर काफी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले, रेवेन्यू भी इंक्रीज देखने को मिला। तो इसके पीछे की जो मेन सेक्टर है जो इस ग्रोथ को एक रेल इंजन की तरह आगे खींच के रेल इंजन की तरह पुल अप करके ले जा रहा है, दैट इज द बैंकिंग एंड financial institution sector, or we can say the lending sector. The stellar performance by the lending sector drove the overall growth of the sample. At the aggregate level, revenue and profit of the banks that have declared their earnings or that have declared their result numbers for the quarter so far rose by 50.5%। अर्निंग की बात करें तो 50.5% तक अर्निंग इंक्रीज हुई है किस सेक्टर की? लैंडिंग सेक्टर की, रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड बात करें प्रॉफिट अर्निंग्स की तो नेट प्रॉफिट में 39% का इजाफा देखने को मिला। For the financial companies, revenue and profit grew 33.1% and net profit grew 59.2%। तो ये बैंकिंग के अंदर 39% का प्रॉफिट देखा जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अदर देन बैंकिंग जो कि लैंडिंग में रहते हैं, they have recorded a growth of profit rate of 59.2%। तो ये ट्रेजेक्टरी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिखाई है, इसकी वजह से जो ओवरऑल 215 कंपनियों का सैंपल है उसकी अर्निंग डबल डिजिट में आ गई है। इन बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनीज को एक्सक्लूड कर दें तो ये सैंपल का रिवेन्यू और प्रॉफिट जो ग्रोथ है दिसंबर एंडिंग क्वार्टर का, इट कम्स टू 4.5% इन फॉर द रिवेन्यू एंड द प्रॉफिट इज जस्ट 6.8%। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की वजह से है, जो हमारी इंडिया इंक्लूसिव की कंपनीज है। तो इट इज अ गुड सिग्नल, आने वाले समय में हमारा लैंडिंग पैटर्न और अच्छा रहेगा, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे और इकोनॉमी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की ओर चलती रहेगी, और जो हमारा एस्टिमेट है टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 27-28, उस दिशा में भी एक ऑप्टिमिज्म रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज अयोध्या एयरपोर्ट टिक्स ऑल बॉक्सेस टू रिसीव द वीआईपीज। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है उसके लिए अयोध्या एयरपोर्ट ने बहुत ज्यादा इंतजाम किए हैं, बिकॉज मोर देन 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड टू अराइव इन अयोध्या। तो उसके लिए जो आसपास के जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, इस तरह के जो एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी
सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और अरेंजमेंट्स भी किए हैं, लॉन्च फैसिलिटी भी बढ़ाई गई है। इसके अंदर CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा अपना योगदान दे रही है, अलोंग विद दी ऑफिशियल्स फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट, की आप जो भी डिग्निटरीज आए, चाहे वेदर दे आर फ्रॉम सेलिब्रिटी साइड और बिजनेस टाइकून्स, तो उनको हैसल फ्री तरीके से अयोध्या पहुंचाया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, social security fund for the informal workers likely. India could announce a social security fund for the labor force which are engaged in the unorganized sector, like the gig workers or platform workers in the interim budget. तो आपने पता है कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू किया गया था, जिसके तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर दोज वर्कर्स विच आर यूजिंग सम प्लेटफॉर्म to get engage themselves in some work like the Swiggy, Zomato, ये सब प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ये उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उसके एवज में इनको कमीशन मिलता है। सो दे हैव इंक्लूडेड, सो इस सोशल सिक्योरिटी जो कोड था उसके अंदर, उसके डेफिनेशन के एम्बिट के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लाइक गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंक्लूड किया गया। तो उसके अंदर एक प्रावधान है उस कोड के अंदर, टू सेट अप अ सोशल सिक्योरिटी फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड, ताकि इनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को वो दिए जा सके, वेदर इट इज प्रोविडेंट फंड, वेदर इट इज पेंशन फंड एंड मैटरनिटी फंड, ये सब उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो अभी इलेक्शन ईयर से पहले प्रपोज किया जा रहा है कि शायद इंटरिम बजट में सोशल सिक्योरिटी फंड को क्रिएट किया जा सके, और सोशल सिक्योरिटी फंड जो कि एक ऑब्लिगेशन भी रहेगा अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड। तो लेकिन अभी कोड पास तो कर दिया है पार्लियामेंट ने, लेकिन अभी स्टेट्स ने इनके रूल्स रोल आउट नहीं किए हैं, एज लेबर इज द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट। अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, इसलिए ये कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन इसकी कवायद ये चलाई जा रही कि सोशल सिक्योरिटी फंड अनाउंस किया जाएगा, most probably in the interim budget, otherwise जो full fledged budget after this election, after the general election जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगी, और उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, लेबर फोर्स, इनके लिए अनाउंस किया जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डेटा है वो ई श्रम पोर्टल के थ्रू करीबन 293.3 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनका आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। It includes maids, it includes gig workers, it includes platform workers, it includes hawkers, vendors, vegetable sellers, तो सब ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर में काम करते हैं उन लोगों का एक डेटाबेस ई श्रम पोर्टल के थ्रू तैयार किया गया है, ताकि इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इरुडिटस ज्वाइंस द क्यू ऑफ रिवर्स स्लिप्स वेज IPO। जो इरुडिटस है वो इंडिया की सेकंड एडटेक यूनिकॉर्न बन गया है। इरुडिटस, इट इज एन एडटेक यूनिकॉर्न विच इज बैक्ड बाय सॉफ्टवेयर, जो करंटली सिंगापुर के अंदर हेडक्वार्टर है। अभी वो अपना डोमिसाइल सिंगापुर से इंडिया लेके आ रहा है, इंडिया बन रहा है, क्योंकि इसको अपने यहाँ पे जो लिस्टिंग के लिए बोर्सेज पे, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर इनको अपनी लिस्टिंग करवानी है, या फिर इन्हें IPO लेके आने वाला है, और to get themselves listed on the Indian stock exchange. Eruditus has emerged as the second largest edtech in India with 3,322 crore in revenue, which is equal to $400 million in 2023. It joins a growing list of Indian internet firms like Pine Labs, Udaan, Deezer, Paygrow. तो ये जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंक्रीज स्टार्टअप है, जैसे कि पाइन लैब्स है, उड़ान है, ट्रेजर पे है, ग्रो प्लेटफॉर्म है जो कि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर है। इसी तरह इरुडिटस जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज एन एडटेक कंपनी बेस्ड इन सिंगापुर विच इज नाउ करंटली कमिंग टू इंडिया, और ये सेकंड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है पर्टेनिंग टू एडटेक। सो दिस इज कमिंग टू मूव बैक टू कंट्री दैट इज इंडिया। तो ये अपना हेडक्वार्टर यहाँ लाने की अभी तैयारी में चल रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज गेट IT नोटिसेज अंडर बेनामी लॉ। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी और इंटरमीडिएटरीज हैं उनको बेनामी लॉ है, जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है 2016 का, उसके तहत नोटिसेज सर्व किए हैं, उनसे कुछ जवाब तलब किए गए हैं। तो ओवर द पास्ट वीक वेरियस कंपनीज एक्टिंग एज एजेंट्स एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी हैव रिसीव्ड नोटिसेज अंडर द
बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर एलिगेडली रूटिंग द फंड्स टू साइड स्टेप द रेगुलेशंस। तो इनको बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत, बेनामी एक्ट के तहत नोटिस सर्व किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। बेनामी डील बेसिकली क्या होती है? बेनामी डील कह लीजिए, बेनामी ट्रांजैक्शन कह लीजिए, बेनामी प्रॉपर्टी कह लीजिए, बेनामी असेट्स कह लीजिए। बेनामी डील ये होती है, इट इज अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट where a property or assets like the stocks or funds or real estate or property is transferred to or is held by a person, but the consideration of such property has been provided or paid by another person. आपने देखा होगा कई बार कंट्रीज के अंदर क्या होता है, पॉलिटिशियंस लगा लीजिए या बड़े बिजनेस हाउसेस लगा लीजिए या ऑफिसर्स लगा लीजिए, क्या करते हैं कि गाड़ियां होती हैं वो अपने ड्राइवर के, या कोई प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी रिश्तेदार के नाम पे खरीद लेते हैं, जबकि पैसा वो देते हैं, उस डील को क्रैक वो करवाते हैं, उस डील की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, बस नाम किसी और के हो जाती है और अल्टीमेटली उस डील से प्रॉफिट भी वो खुद लेते हैं, सिर्फ वो अपना चेहरा आगे नहीं करते, अपना नाम आगे नहीं करते। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए हमने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 लेके आए। यहाँ क्या हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बड़े बड़े एजेंट हैं जो कि कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट करके देखें, लेकिन जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन है इंश्योरेंस एक्ट के तहत, उनके हिसाब से एक लिमिटेड ही कमीशन होता है जो एजेंट को देना होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये इनको रिवार्ड करने के लिए, अवार्ड करने के लिए अपने इंश्योरेंस एजेंट को ये ज्यादा फंड्स देना चाहते हैं, कमीशन ज्यादा देना चाहते हैं, बट दैट इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, वो नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनीज बना दी गई। उसके थ्रू क्या रहेगा, मान लीजिए एक्स अमाउंट एज ए कमीशन को, एज एन एजेंट को एज एन कमीशन दे दिया, लेकिन उसको और ज्यादा देना था, तो वो क्या करेंगे, एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनी बना दी जिसको वाई अमाउंट देंगे और उस कमीशन को, इन्फ्लेटेड कमीशन को ये बोला जाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस या ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कॉस्ट, वो नाम दे देते हैं। और वो फिर अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कॉस्ट भी एजेंट को, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनी है वो एजेंट को प्रोवाइड करवाती। सो इस एवज में इंश्योरेंस का इन्फ्लेटेड कमीशन भी आ गया और रूल्स को वो बाईपास कर दिया गया। तो ये जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनी जो बनाई गई, दे कम इनटू द स्कैनर ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन, कि इनको बेसिकली सोल पर्पस था कि एजेंट्स को फायदा पहुंचाए और उनको इन्फ्लेटेड कमीशन दिया जाए। सो लास्ट ईयर जीएसटी ने भी इसके तहत क्या किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नोटिस सर्व किए थे। अभी इनकम टैक्स ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के प्रोविजंस के हिसाब से इन कंपनीज को और एजेंट्स को ये नोटिस सर्व किए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ग्रो एट रिकॉर्ड 22% इन अप्रैल टू दिसंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है उसका जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला और करीबन 22.24% का इजाफा इसके अंदर देखने को मिला है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। बेसिकली ये जो ग्रोथ रही है वो एक सेगमेंट दैट इज मोबाइल सेगमेंट, और उसके अंदर भी पर्टिकुलरली आईफोन मोबाइल, एप्पल का आईफोन मोबाइल, उसका हमने यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू वेरियस कंट्रीज और टू वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब। तो इसकी वजह से हमें ये इजाफा देखने को। India's electronic export grew at record 22.24% to cross the 20 billion mark in the first 9 months of the financial year 2024, propelled by booming smartphone shipments spearheaded by Apple's iPhone। तो स्मार्टफोन की जो कैटेगरीज में हम एक्सपोर्ट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, उसके तहत ही एप्पल का जो आईफोन है उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। According to industry body India Cellular and Electronics Association, mobile phone export have reached the $10.5 billion during April to December 23, comprising 52% of the total electronic export. And in financial year 23, पिछले साल की बात करें तो ये जो एक्सपोर्ट था वो 23.6% था, of which mobile phone was 43%, that is $11.1 billion। पिछले साल ये 11% था, $23.6 बिलियन थे,
इस बार ये सिर्फ 9 महीने के अंदर ही $20 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पार कर गया है, और जिसके अंदर से मोबाइल जो फोन है उसका 52% हिस्सा रहा है, क्योंकि आईफोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हम करने लगे हैं। चाइना का प्रोडक्शन कम हुआ है, इंडिया का बढ़ा है pertaining to iPhone. Industry data shows that iPhone were the single largest contributor to the surge in both electronics as well as mobile export this fiscal. iPhone export, which crossed $7 billion, means out of $10.5 billion, only $7 billion were from the iPhone only, constituted 35% of the total electronic export and whooping 670% of the total country's mobile export or smartphone export. तो एप्पल के प्रोडक्शन की वजह से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई वेरियस एंटिटीज लाइक टाटा, फॉक्सकॉन के द्वारा, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बेस में के एक्सपोर्ट में काफी इजाफा देखने को मिला है, और ये हमारी इकोनॉमी का एक बूस्ट करने वाला स्टेप है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर 2025 कैपेक्स टारगेट फॉर सीपीएसई में राइजेस बाय 12 to 13%। जो नेक्स्ट ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 आने वाला है, उसके अंदर हमारी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट 12 से 13% इंक्रीज होने की संभावना बताई जा रही है, जो बजट के अंदर रहेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो 54 हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और 5 डिपार्टमेंट है, जैसे कि एनएचएआई है और रेलवे बोर्ड है। तो इनका जो 8.20 से 8.30 लाख करोड़ नेक्स्ट फिस्कल में इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान रखा गया है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 वाज सेट टू 7.33 लाख, जिसमें करीबन 10 से 12% का इजाफा देखने को मिलेगा। करंट डेटा की माने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की, तो ये बताता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने 5.51 लाख करोड़ दिसंबर 31 तक स्पेंड कर लिए हैं। 5.51 लाख करोड़ आउट ऑफ दिस 7.33 लाख करोड़ अलॉटेड फॉर द फिस्कल ईयर, of which 75% of the combined capital expenditure target for financial year 24। तो ये 22% हायर रहा है जो हमने अचीव कर लिया है दिसंबर तक। तो इट इज गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो एसेट क्रिएशन होंगे, एसेट क्रिएशन होगा तो इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट राइज मार्जिनली इन 2023। तो बात करें 2023 की, तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसी तरह अगर ज्वाइंटली बात करें गुड्स की और सर्विसेज दोनों का ज्वाइंट करें, सर्विस सेक्टर को, गुड्स पर्टेनिंग टू गुड्स सेक्टर एज वेल एज सर्विस, तो हमारा 0.4% से हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार ज्यादा रहा है और करीबन $765.6 बिलियन 2023 में रहा है, डिस्पाइट वेरियस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिसेंटली विच वी आर फेसिंग इज the Houthi, which are Yemen-backed Houthi, they are targeting the trade vessels। तो उसकी वजह से हमें रेड सी की बजाय केप ऑफ गुड होप की तरफ से डाइवर्ट करना पड़ता है। इट इज इंक्रीजिंग द टैरिफ कॉस्ट, इट इज इंक्रीजिंग द इंश्योरेंस कॉस्ट एटसेट्रा। सो गुड्स एक्सपोर्ट इन द लास्ट कैलेंडर ईयर हावर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.7%। जो हमारा गुड्स है, वस्तुएं हैं, सामान है, उसका एक्सपोर्ट तो थोड़ा कम हुआ है, 4.7% कम रहा है और $431 बिलियन रहा है, लेकिन इसको कंपनसेट किसने कर दिया? इसको कंपनसेट कर दिया सर्विस सेक्टर ने, जो कि 7.88% इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल 0.4% हमारा एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज रहा है। बात करें इंपोर्ट की, तो जो हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, गुड्स का इंपोर्ट है, वो भी 7% तक कम हुआ है, और जिसके चलते हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा कम हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है, सो दैट हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो कम डिप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। विल बी बैक विद न्यू एडिशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस टुमारो। टिल देन स्टे विद मी, स्टे विद एडुकेशंस। जय हिंद, जय भारत।